नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? तो इसका सही आंसर है रुचिरा कंबोज। आप इसे फिगर में देख सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में सदस्य देशों की संख्या है 193। उसकी जो स्थापना दिवस है वो 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस और वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव है एंटेरियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है क्लाउडिया शिनबाम। आप देख सकते हैं मैप में मेक्सिको को देख सकते हैं दोस्तों। उसकी जो कैपिटल है वो मेक्सिको सिटी है। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसके नॉर्थ में वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है और साउथ में वो ग्वाटेमाला और बेलिजिल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो उसकी मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी करेगा भारत। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसका सिंबल है इस तरह का IATA का, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ में मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसका स्थापना दिवस है 19 अप्रैल 1945। इसके सदस्य देश है 120 देशों में 330 एयरलाइंस इसके सदस्य हैं। तो दुनिया की 80% हवाई यातायात का संचालन करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? जिसका सही आंसर है असम। अब हम लोग असम से जुड़े अन्य तथ्य को देखते हैं दोस्तों। ड्रीम्स, DRIMS, तो असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक पहल है। असम ने मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है, जिससे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मार्ग प्रशस्त हुआ है। असम के राज्यपाल है श्री गुलाब चंद कटारिया। मुख्य न्यायाधीश है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के संदीप मेहता। असम के मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा। असम सरकार ने छात्राओं की कम उम्र में शादी के खिलाफ लड़ने के लिए निजुत माइना स्कीम की घोषणा की है। कम उम्र में शादी के लिए के खिलाफ लड़ने के लिए लड़कियों के, तो निजुत माइना स्कीम याद रखिए, असम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? जिसका सही आंसर है चीन। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। चांद E6 यान चीन का एक चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के पिछले भाग यानी दक्षिणी ध्रुव अटकेन बेसिन में सफलतापूर्वक उतारा गया। यह चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरने वाला पहला मानव रहित मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर अध्ययन करना है। चांग E6 यान में 4 प्रमुख मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर, असेंट व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल है। चांग E5 के बाद का अगला मिशन है जिसने साल 2020 में सफलतापूर्वक चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर वापस भेजे थे। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 3 जून को। आइए देखते हैं जनवरी से लेकर जून तक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो 4 जनवरी को है वर्ल्ड ब्रेली दिवस डे यानी विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को है प्रवासी भारतीय दिवस। 23 जनवरी को है पराक्रम दिवस। 2 फरवरी को है वर्ल्ड वेटलैंड डे, जहां पर रामसार कन्वेंशन हुआ था जब। 28 फरवरी को है नेशनल साइंस डे। 4 मार्च को है नेशनल सेफ्टी डे। 22 मार्च को है वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस। और सेकेंड संडे ऑफ मई यानी मई का जो दूसरा रविवार है उसमें होता है मदर्स डे यानी मातृ दिवस। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जिसका सही आंसर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। तो अब लॉन्च किए गए महत्वपूर्ण ऐप की सूची है। तो है
खनन प्रहरी खनन प्रहरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी अवैध खनन की सूचना देना उसका काम है, तो खनन प्रहरी है। सारथी पोर्टल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा फसल बीमा के लिए। अनुवादनी ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, ये मल्टीलैंग्वेजिज्म को, अलग अलग लैंग्वेज जो होता है उसको बढ़ावा देना है, बहुभाषिकता को। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा सेना के निर्णय लेने में सुधार लाना, उसके लिए संभव ऐप। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना, उसके लिए। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? उसका सही आंसर है हरियाणा। अब हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ई अधिगाम स्कीम यानी योजना के तहत 3 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगे स्टूडेंट्स को। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी हैप्पी शॉर्ट में बोलते हैं, तो अंत्योदय परिवारों को यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। तो हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी। फिर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, तो यह इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। फिर हरियाणा महिला समृद्धि योजना यानी अनुसूचित जाति एससी की महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 60,000 का लोन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? जिसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी रक्षा मंत्रालय से स्पर्श सेवा। तो 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तो एक अदिति स्कीम है यानी एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडीईएक्स स्कीम। तो लगभग 30 गहन तकनीकी महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकी को विकसित करना जहां देश के पास मौजूदा क्षमता नहीं है, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 30 गहन तकनीकी महत्वपूर्ण योजना है ये। तो प्रधानमंत्री, अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा स्कीम, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना। फिर एक स्कीम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी यानी रैम्प स्कीम, तो रैम्प का लक्ष्य 5.55 लाख एमएसएमई इंडस्ट्रीज के प्रदर्शन में सुधार लाना है, यानी मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या था? तो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता यानी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसका समाधान खोजने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को मनाया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन को चिन्हित करते हुए 5 जून को पर्यावरण दिवस के तौर पर नामित कर लिया था। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है भृतहरि महताब। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, तो जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तो प्रोटेम स्पीकर सदन की अध्यक्षता करेंगे। प्रोटेम का मतलब लैटिन में है फिलहाल के लिए होता है। संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है, यानी प्रोटेम का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि आधिकारिक संसदीय मामलों के मंत्रालय के कामकाज पर पुस्तिका में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण का उल्लेख है। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका संसद में तब तक आचरण बनाए रखना है जब तक कि अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिक जिम्मेदारी सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाना है। इसके अतिरिक्त वह सदन को नया अध्यक्ष चुनने की अनुमति देता है। जब अध्यक्ष का चयन हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है एनएस राजा सुब्रमणी। तो भारत के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है धनंजय वाई चंद्रचूड़ यानी डीवाई चंद्रचूड़। भारत के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमणी। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव।
भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है गिरीश चंद्र मुर्मू। और संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष है मनोज सोनी। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो विदेशों में महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय मूल के व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? तो मोहम्मद इरफान अली जो है गुयाना के राष्ट्रपति है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है कौन है? रुचिरा कंबोज। मॉरिशस का प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ IMF के। शनल ब्रांड के CEO कौन है? लीना नायर। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI का। तो अतुल कुमार चौधरी। तो महत्वपूर्ण नियुक्ति देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है संजय कुमार मिश्रा। नौसेना के उप प्रमुख है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय उद्योग परिसर के अध्यक्ष है संजीव पुरी जिनकी नियुक्ति हुई है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है राकेश रंजन यानी SSC के। प्रेस सूचना ब्यूरो के है सुश्री शेफाली शरण। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक है नलिन प्रभात। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर है सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। तो लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। यह गिद्ध एशियन किंग वल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसार साइट की लिस्ट में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है बिहार। तो भारत ने रामसार सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि में घोषित किया है। यह आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में, आप याद रखिएगा, नागी और नकटी जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसार साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत अब रामसार साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूके 175 साइट्स के साथ टॉप पे, आप याद रखिएगा। तो भारत में कितने हैं? 82 है और यूके 175 के साथ टॉप पे है। अब जनवरी 2024 में, अब देखें दोस्तों, जनवरी 2024 में भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए स्थल जोड़े गए हैं। तो कौन कौन सा है? आका समुद्र, अंका समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अघनाशिनी मुहाना कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो 7 जून को। महत्वपूर्ण तिथियां फिर से एक बार और देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाई जाती है 2 फरवरी को, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर यानी विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न है, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। राज्यपाल है सिक्किम के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। राज्य का पक्षी है रक्त तीतर। राजकीय पशु है लाल पांडा। तो सिक्किम का जो दर्रा है, पास है, वो नाथुला पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो वह पोलैंड की। अब हम लोग वर्ष 2024 में प्रमुख विजेता है देखते हैं टेनिस में। तो मेजर टाइटल और उसके विनर देखते हैं। तो एक लिस्ट में मेजर टाइटल के नाम दिए कॉलम में, दूसरे कॉलम में विनर के नाम दिए, तीसरे कॉलम में रनर अप के नाम दिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। उन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब
आयना सेबलेंका ने जीता है, आरीना सेबलेंका ने, उन्होंने जेंग किनवेन को हराया। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज ने जीता है, उन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। फ्रेंच ओपन महिला एकल ईगा स्वितेक ने जीता है, जैसा अभी आपने देखा उन्होंने जस्मिन पाउलिना को हराया। फ्रेंच ओपन पुरुष युगल यानी कि मेल डबल उसका उनके जो विनर है वो है मार्सेलो और वालो और मेट पैविक, उन्होंने सिमोन बोलेली और एंड्रिया वाव सोसोरी को हराया है। फ्रेंच ओपन महिला युगल में कोको गॉफ और कतरीना सिनियाकोवा की जोड़ी ने सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी को हराया है। अगला प्रश्न है, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? उसका सही आंसर है इजराइल को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल की सेना को शामिल किया है। एक राजनयिक सूत्र के अनुसार इजराइल रक्षा बलों के साथ हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी सूची में जोड़ा गया था। बता दें कि हमास इजराइल युद्ध 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे। उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को जनरल मनोज सिंह पांडे से सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को 18 दिसंबर 1984 को 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में नियुक्त किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने सेना मुख्यालय में उप प्रमुख के रूप में भी काम किया है और हिमाचल प्रदेश में 9वीं कोर का नेतृत्व भी किया है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी और आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू। तो उड़ीसा एवं आंध्रा में शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है? तो उड़ीसा संपूर्ण योजना, तो गर्भावस्था के दौरान 1000 रुपए परिवहन लागत के रूप में महिलाओं को दिए जाएंगे। उड़ीसा सुभद्र योजना, तो प्रत्येक महिला को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। वायएसआर अम्मा बोडी स्कीम, ये क्या है? तो ये आंध्र प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को 15,000 रुपए वार्षिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी के साक्ष्य मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना साल 1988 में की गई थी। अब इसका मैप के थ्रू देख सकते हैं दोस्तों, ये नेपाल से सटे बॉर्डर के की ओर है, जो यूपी के पूर्वी इलाके में है। अब मैप में देखिए इसको। अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो टाइगर रिजर्व है इसकी एक सूची मैंने बनाई है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा कि जो टाइगर रिजर्व है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में, मानस टाइगर रिजर्व है असम में, कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, बक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, डंफा टाइगर रिजर्व मिजोरम, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, सतपुरा टाइगर रिजर्व नामेरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नामेरी टाइगर रिजर्व असम, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक, अचानकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, बिलीगरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक, कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना,
सतमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, बोट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर उत्तर प्रदेश, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, ओरांग टाइगर रिजर्व असम, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान, गुरु घासीदास दास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन है? तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो किस राज्य में बाघ अभयारण्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में टोटल 6 है ना। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है भारत। तो पहले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा, जो कि पहला होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी बोर्ड ने हाल ही में यह फैसला लिया है। यह टूर्नामेंट दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें हिस्सा लेगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने इस पर खुशी जाहिर की है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर 129। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख सकते हैं आप, वो इसे जारी करता है, ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट पेश की है। पिछले साल की तुलना में भारत इस साल 2 स्थान नीचे खिसकर 129 स्थान पर आ गया है। पहले 127 था। पिछले एक दशक से पहले स्थान पर रहने वाला आइसलैंड ने इस साल भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भारत से पहले बांग्लादेश 99 स्थान पे, नेपाल 111 स्थान पे, श्रीलंका 125 स्थान पे, भूटान 124 स्थान पे है, वही पाकिस्तान 145वें स्थान पे है। अब लोग महत्वपूर्ण सूचकांक और उसमें भारत की रैंकिंग देखते हैं दोस्तों। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक थी 7वीं, और उसका जो प्रकाशक था वो था जर्मन वॉच। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे जारी करती है। तो 2022 से 42वां स्थान अपरिवर्तित, यानी 42वें स्थान पर है 2022 से, तो 42वां स्थान है IP इंडेक्स में। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंकिंग है 29वीं है। 2023 में 28वां स्थान था, तो उसका प्रकाशक है ब्रॉन्डविथ। मानव विकास सूचकांक 2023-2024 जिसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो 193 देशों में से 134 स्थान पर है। 2022 में वो 135वें स्थान पे था, तो अभी 134वें स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 वो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण IATA वो जारी करता है। तो भारत की रैंक है कितनी? 80वीं रैंक है। भविष्य संभावना सूचकांक 2024 तो न्यूज़वीक वेंटेज और होराइजन ग्रुप जो जारी करती है, तो भविष्य संभावना सूचकांक उसमें भारत का रैंकिंग है 35वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जो 126वीं रैंक है भारत की इसमें, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंक है वो 13वीं है। तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP के द्वारा जारी की गई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान IMD को जारी करती है। तो भारत का रैंकिंग कितना है? 40वां रैंकिंग है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 126वां है, अपने पिछले स्थान से 2 स्थान ऊपर है। तो अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान IEP इसे जारी करती है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करती है। 93वां रैंकिंग है, 93rd रैंकिंग है। 2022 में ये 85वां रैंकिंग था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF इसे जारी करती है। तो भारत की जो रैंक है वो 161वां रैंकिंग है 2023 में। कानून का नियम सूचकांक 2023 में, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 79th रैंक है। तो विश्व न्याय परियोजना इसे जारी करती है। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2023 में, तो इसे जारी करती है अर्थशास्त्री खुफिया इकाई। तो नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर है, चेन्नई का 144वां स्थान है, वियना प्रथम स्थान वाला शहर है। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024 में तो ग्लोबल फायर पावर
इसे जारी करती है। तो भारत का रैंकिंग कितना है? चौथा रैंकिंग है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 जो विश्व बैंक जारी करती है, तो भारत का रैंक कितना है? 38वां रैंक है। वायु विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, तो IQ एयर उसे जारी करती है। तो भारत तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है वर्ल्ड में, और नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। तो राजधानी शहरों में नई दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है। विश्व आर्थिक परिदृश्य 2024, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे जारी करती है। तो 2024-2025 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। वैश्विक वृद्धि 2024 में 3.1% और 2025 में 3.2% रहने का अनुमान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक, यानी वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स है 2023 में। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में कितना रैंकिंग है? 40वां स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंकिंग है 111वां है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प ये जारी करता है इसे। तो पिछले वर्ष की सूचना में 4 स्थान नीचे है इंडिया, तो पिछले वर्ष 107 रैंक पे था। अब हम लोग देखते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI के द्वारा जारी की गई है। तो 2005, 2006 से 2019, 2021 तक 415 मिलियन गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो गरीबी दर का अनुपात 2005-06 में 44.3% से घटकर 2019 से 21 के बीच में 11.8% हो गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है? 67वां है। तो उसे जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। आप लिस्ट को केयरफुली देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसे हाल में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? तो उसका सही आंसर है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। तो पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 6 जून को इस पद पर डॉक्टर मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उन्होंने 2014 से 19 के दौरान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो इसका सही आंसर है 1 मिलियन। भारत ने हाल ही में आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है, जो वहां पहुंच गई है। मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्ट मोरेस्बी हवाई अड्डे पर पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन टकाचेंको और रक्षा मंत्री बिली जोसेफ मौजूद थे। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया देश में एक स्थित देश है। तो आप इसको मैप में देख सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में जो यहाँ पर जो ग्रीन मार्क किया गया है, ये पापुआ न्यू गिनिया है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित है। विश्व प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 14 जून को। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की 20वीं वर्षगांठ भी है। इस वर्ष का स्लोगन है 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना, रक्तदाताओं को धन्यवाद। तो 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, ये इसका इस बार का थीम है। महिला अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दिव्या देशमुख ने जीती है। तो नागपुर के 18 वर्षीय बालिका और महिला शतरंज खिलाड़ी इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने फाइड अंडर 20 बालिका विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। पुरुष वर्ग में कजाकिस्तान के 20 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर काजीबेक नोगेरबेक ने विश्व खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो उसका सही आंसर है काठमांडू, नेपाल में। अगला प्रश्न, भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मैरीलैंड USA में किया गया है। तो प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 19 फीट है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 116वां है। तो आइसलैंड शीर्ष रैंकिंग पे है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका B राजीव। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, तमिलनाडु के अरक्कोणम में स्थित नौसेना हवाई अड्डे पर कठोर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रतिष्ठित गोल्डन विंग्स सम्मान प्राप्त करने के बाद वो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। हाल ही में किस राज्य के श्रीमती वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्लिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात।
तो भुज के स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित वास्तुकला और डिजाइन के लिए प्लिक्स ब्रसलस पुरस्कार में दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक में नामित किया गया है। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो उसका सही आंसर है श्रुति बोरा। श्रुति बोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। कोलकाता की 53 वर्षीय श्रुति बोरा ने 7 जून 2024 को स्लोवेनिया में लिपिका में आयोजित FEI ड्रेसेस विश्व कप में CDI 3 इवेंट जीता है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पद जीते हैं? तो 3 पद जीते हैं। तो 19वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप का समापन हो गया है, जिसमें भारत ने सिंगापुर के OCBC एक्वेटिक्स सेंटर में आयोजित पुरुषों की बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में कुल 3 पदक हासिल किए हैं। भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि उनके हमवतन कुशाग्र रावत ने पुरुषों की 1500 मीटर और 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक हासिल किए। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि संगलदान रियासी ट्रेन भारत का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया था और एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण यूएसए में कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य वायु सेना के एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में 4 जून से 14 जून तक 2024 तक आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया है। यह रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था, जिसे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारत के अलावा सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड की एयरफोर्स ने भी भाग लिया है। जिमेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में आयोजित किया जा रहा है? तो 8वां संस्करण। तो हाल ही में जिमेक्स अभ्यास 2024 जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। यह जिमेक्स का 8वां संस्करण है, जो 2012 में प्रारंभ हुआ था। इस अभ्यास में हार्बर और समुद्री दोनों फेज के अभ्यास शामिल है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले रहे हैं। वही जापान की ओर से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर JS युगिरी भाग ले रहे हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राज्य मध्य प्रदेश में अवस्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत के बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों का दूसरा घर होगा। 17 सितंबर 2022 को MP के श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में 8 नामीबियन चीतों को बाड़ों में छोड़ा गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को साल 1974 में अधिसूचित किया गया। तो अब मैप में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हैं, ये राजस्थान और MP के बॉर्डर में है। और ऊपर में आप कूनो नेशनल पार्क देख सकते हैं, जहां पर पहले चीतों को इंडक्ट किया गया था। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को किसने तैनात किया है? तो भारतीय वायुसेना ने। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं T20 वर्ल्ड कप में? तो लॉकी फर्गसन ने त्रिनिदाद में पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लॉकी फर्गसन ने T20 विश्व कप में किसी भी गेंदबाज द्वारा फेंके गए सर्वाधिक मेडन ओवर 4 का रिकॉर्ड बनाया, यानी 4 मेडन फेंके 4 के 4 ओवर में। फर्गसन ने ICC T20 विश्व कप में सबसे किफायती गेंदबाजी का आंकड़े दर्ज करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों आपको ये बता दें कि विश्व कप में उन्होंने ये किया है, ऐसा करने वाले पहले नहीं है, ऐसे करने वाले दूसरे हैं। तो वर्ष 2021 में साद बिन जफर जो कनाडा के लिए खेलते हैं, उन्होंने 4 के 4 ओवर मेडन डाले थे। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन अगस्त में किया जाएगा। इसमें पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों की भागीदारी देखने की संभावना है।
यह अभ्यास अब 2 चरणों में आयोजित होगा। पहला अगस्त के पहले 2 सप्ताह में दक्षिणी भारत में होगा और दूसरा अगस्त के अंत से सितंबर तक के मध्य में पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में तो भारत की रैंकिंग है 176। तो हाल ही में साल 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई जारी किया गया है। इसमें भारत की नवीनतम रैंकिंग 180 देशों में से 176वीं है। भारत इस बार अपनी पिछली रैंकिंग के मुकाबले मामूली सुधार कर पाया है। इस रैंकिंग को येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया गया है, जो वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एस्टोनिया ने 75.3 का स्कोर करके टॉप किया है, जबकि भारतीय रैंकिंग नीचे से 5वीं है, जो 176वीं रैंकिंग पे है। तो आप देख सकते हैं भारत का स्कोर है 27.6। अगला प्रश्न है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो कारगिल, जम्मू एंड कश्मीर। कारगिल के बेमाथांग में रवी सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 2015 से हर साल 21 जून को वैश्विक स्तर पर, तो कब से? तो 2015 से वैश्विक स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। पावो नुरमी गेम 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। तो भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड के तुर्कू में पावो नुरमी गेम्स में 2024 में एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की जेवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। वही इस इवेंट में फिनलैंड के टोनी कैरेनन ने रजत पदक जीता है। बता दें कि नीरज के नाम 89.94 मीटर थ्रो का भारतीय पुरुष वर्ग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। यह परिसर एक नेट जीरो हरित परिसर है। इस परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक खंड है। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है। ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किसे किया गया है? तो अश्विनी कुमार को। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो रशिया में। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के साथ। विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, तो 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का विषय एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम मिस्त्री को। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एंटोनियो कोस्टा को। भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो ब्राजील को। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण याइडा और बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्रेटर नोएडा। महिलाओं की 400 मीटर की स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो किरण पहल ने। 6 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो ओम बिरला को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है। जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य बना है? तो पैराग्वे। विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? तो जूलियन असांजे। तो विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया, जिससे वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है। यह अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक अनुरोध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया। 2014 से 2024 तक के नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? तो कोई भी विपक्षी दल का कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था, इसके लिए खाली था। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद 2024 से खाली था, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था। तो कांग्रेस के जीतने के बाद इस बार 10% सीटों से ज्यादा कांग्रेस ने हासिल किया है, तो अभी उनकी उसकी नियुक्ति होने वाली है। तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। तो 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। जून 2024 में एंटीलेंजिस ब्यूरो
इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो चीफ को जो विस्तार दिया गया वो कौन है? तो तपन कुमार डेका है। एनईईटी यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के पद से किसे हटाया गया है? सुबोध कुमार सिंह को। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन है। इसरो के पुनः प्रयोजय प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया? तो वैमानिकी प्रशिक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक, यानी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। किस भारतीय वृत्त चित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है? तो सुनहरा धागा यानी गोल्डन थ्रेड। निर्देशक निशिता जैन द्वारा निर्देशित एक भारतीय वृत्त चित्र द गोल्डन थ्रेड ने 21 जून 2024 को मुंबई में आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 निम्नलिखित का अधिकार प्रदान करता है। किसका अधिकार प्रदान करता है? तो सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं यानी कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस एक्शन। उत्तर कोरिया और रूस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट अनुच्छेद 51 के तहत व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए ताकि दूसरे पर हमला करने पर सभी उपलब्ध सैन्य सहायता प्रदान की जा सके। फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोद गन्नात्रा है। क्रिटिकल एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी पर यूएस भारत का पहला उद्देश्य क्या है? इस पहल का क्या उद्देश्य है? तो रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी तथा रक्षा औद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना और विस्तारित करना यानी इनहांसिंग एंड एक्सपैंडिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। 1 जुलाई 2024 को एक नए आपराधिक कानूनों द्वारा किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को स्क्रैप कर दिया गया है। मुंबई के अलावा कौन से शहर इस वर्ष MIFF स्क्रीनिंग की मेजबानी कर रहे हैं? तो दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता यानी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग कौन कौन कर रहे हैं? तो दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण का उद्घाटन 15 जून 2024 को मुंबई में किया गया। 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो सुब्बैया नल्ला मुथु को प्राप्त हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय की सीमा के दौरान हुआ है? तो अपुलिया इटली में हुआ है 13 जून से 15 जून 2024 तक। कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआती फिल्म होगी? तो बिली एंड मॉली ए ओटर लव स्टोरी। 21 वर्ष की आयु में तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्डकोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्तित्व कौन बन गए हैं? तो कार्लोस अल्कराज। 21 वर्ष की उम्र में अल्कराज तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्डकोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। किस संस्था को WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो निमहंस को। बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस को विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। भारत ने कितनी बार ICC T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो 2 बार। तो भारत ने 2007 में पाकिस्तान को और 2024 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप जीता है। और पॉइंट्स देखते हैं। 2024 T20 विश्व कप वेस्टइंडीज और अमेरिका में आयोजित किया गया। यह T20 क्रिकेट विश्व कप का 9वां संस्करण था, इसे भी आप याद रखिएगा। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज प्रत्येक ने 2 बार विश्व कप ट्रॉफी जीती है, जो सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं भारत ने विश्व कप 2024 का खिताब जीता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।